So we have obtained yesterday, we have obtained a relation for the resistivity, an expression for the resistivity रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पर टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टेम्परेचर पर मतलब रेजिस्टिविटी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही थी? इनवर्सली। एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाज डिपेंडिंग इनवर्सली फर्दर ऑन टेम्परेचर। तो कंक्लूजन निकला था कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है मोस्टली। देखो बेटा, एक वर्ड यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, मोस्टली। What does it mean? It means it is not a universal truth. It means that it is not always. कभी कभी एक्सेप्शन भी मिलेंगे हमको। अभी बात करेंगे उन एक्सेप्शंस की कि कहाँ हमको एक्सेप्शंस मिलेंगे। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर डायरेक्टली, तो रेजिस्टेंस भी ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर डायरेक्टली। ठीक है जी, तो चलिए अगला हेडिंग, आज का हेडिंग इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन हेडिंग है वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी विथ द टेम्परेचर। मीन्स कल के टॉपिक से तो हमने कंक्लूजन निकाला था बस एक, कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस था वो। आज हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए। जब हमको दिख गया कि डिपेंडेंस है तो कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, बस दैट फॉर्मूला आई नीड। तो शुरू करेंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the change in resistivity of a metal नंबर 1, अगर हम किसी मेटल की रेजिस्टिविटी को चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चेंज है रेजिस्टिविटी में, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर। मतलब यदि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ही ज़्यादा है तो चेंज रेजिस्टिविटी में ज़्यादा होगा। तो डिपेंड्स directly on the original resistivity, means delta rho depends directly on the rho. Rho is the original resistivity, delta rho is the change in resistivity. We consider it as equation number 1. Number 2, depends directly on the change in temperature. Delta rho depends directly on delta T. जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज होगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, delta rho found to be depending directly on the product of original resistivity and change in temperature। हाँ के ना? ठीक। और जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और यहाँ वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एल्फा।
देखो बच्चों, अक्सर आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है इन दीज टू सिंबल्स। एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है अल्फा। तो देखो ध्यान से, इनफिनिटी के सिंबल में, इनफाइनाइट के सिंबल में जो अपर एंड है, लोअर एंड है, दोनों बेंड हो रहे हैं, जबकि अल्फा में अपर एंड स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो अल्फा इंटू रो इंटू डेल्टा टी, वेयर this proportionality constant that is known as coefficient of resistivity. सो अल्फा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इंटू डेल्टा टी। तो बेटा इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट के लिए बेटा ऊपर किसकी यूनिट? रेजिस्टिविटी की। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। नीचे डिनोमिनेटर में वो भी तो रेजिस्टिविटी है। देखो ऊपर चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो यूनिट तो सेम रहेगी। नीचे रेजिस्टिविटी, अब तो डेफिनेटली यूनिट सेम रहेगी। एंड टेम्परेचर या तो केल्विन यूज कर सकते हैं या डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट हैपेंड टू ओम इनटू मीटर? कैंसल्ड। तो क्या बचेगा? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, बट अंडरस्टूड है। अगर मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी तो अंडरस्टूड है कि ये है मुस्कान गुप्ता जाकर आई है, लीव कर गई थी। ओके और वो कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी, तो ये सुन लिया था ना हमने, क्या निकाला था हमने? एसआई यूनिट निकाल ली थी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो चाहे इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलें या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलें, यूनिट होती है केल्विन इनवर्स। यहाँ के का मतलब है केल्विन, जो टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट होती है ना, केल्विन। तो आइदर केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, फर्दर ट्रीट करेंगे। मान लीजिए हमसे कहा गया डिफाइन कर दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा फॉर्मूला वही यूज होगा जो अभी पीछे लिखा था, जिससे यूनिट बनाई थी। क्या था? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। लो, डेफिनेशन तो मैंने बोल ही दी। यानी कि यदि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी को क्या रख दें? 1 1 मतलब यूनिटी। चेंज इन टेम्परेचर को भी क्या रख दें? यूनिटी। देन अल्फा इज व्हाट? चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू, numerically this is equal to the change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature. लिखेंगे डेफिनेशन। hence
हाँ जी, hence coefficient of resistivity may be defined as the change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature. ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूले से हमने दो बातें यहाँ पर निकाली। इस वाले फॉर्मूले से एक तो हमने यूनिट निकाली थी इसके पीछे, और एक हमने अल्फा को डिफाइन भी कर दिया है। फर्दर अभी भी हम इसी का यूज करेंगे, एक और फॉर्मूला बनना है। इफ original resistivity is rho 1 and final is rho 2, then beta change in resistivity final minus initial, then alpha, बेटा अल्फा क्या बन जाएगा, डेल्टा रो बाय रो। अब इस रो को रो 1 कहना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल को मैंने रो 1 बोल दिया ना यहाँ, दिस, एंड इन प्लेस ऑफ डेल्टा रो 2 माइनस रो 1 डिवाइडेड बाय रो 1 delta t. Now making a cross multiplication, what do we get? Rho 2 minus rho 1 is equal to, ये रो 1 डेल्टा टी इधर आ जाएगा अल्फा के साथ, अल्फा इंटू रो 1 इंटू डेल्टा टी। सो रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा रो 1 डेल्टा टी. Now we can take this rho 1 as a common out, and finally this is very important relation for numericals. Rho 2 is equal to rho 1 bracket 1 plus alpha delta t. Rho 1 तो कॉमन जा चुका है ना बाहर, और देखो ये रेजिस्टिविटी का ट्रीटमेंट मैंने पूरा किया, and the same treatment may be with resistance also. In that case बस रो को रिप्लेस कर दीजिए r से, 1 प्लस अल्फा, अल्फा वही रहेगा, और यदि ये रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है बेटा तो अब अल्फा का नाम चेंज हो जाएगा बस, इट विल बी नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऊपर वाले रिलेशन में इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, नीचे वाले रिलेशन में इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? कोई तो बोलो। Yes, sir. ओनली वन, बाकी 3 चुप। एनीवे, तो इसके न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। एक अच्छा खासा टॉपिक हमारा ये है। अब थोड़ा सा अल्फा के बारे में और बातें करनी है, तो देखते हैं।
फॉर्मूले को फिर से देखेंगे एक बार। अल्फा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा रो बाय रो ओरिजिनल डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बेटा अगर हम एक कर्व प्लॉट करें, एंड दैट कर्व इज नोन एज रो वर्सेस टी कर्व, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व। Here we will use this y-axis, we will use as resistivity for resistivity, x-axis for the change in temperature we will be using. Okay, now will the curve start from origin? No. अगर मैं इसको origin से शुरू करता हूँ मान लीजिए, तो बेटा ये क्या बताएगा कि when the temperature is 0 resistivity is also 0, but no, यदि जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाया करते मेटल्स के, तो हमें सुपर कंडक्टर मिल गए होते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, नहीं 0 केल्विन तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी मेटेरियल्स में रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी होती है, बिल्कुल होती है। और डेल्टा रो बाय डेल्टा टी, अगर मैं यहां से देखूं डेल्टा रो बाय डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो को इधर ले जाइए, अल्फा इंटू रो। बेटा अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसको कि एक कांस्टेंट माना जा रहा है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो व्हाट कैन आई से, दिस डेल्टा रो मतलब वेरिएशन ओवर द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेरिएशन ओवर द टेम्परेचर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप। यानी कि रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने ऊपर मेंशन करी हैं कि इसका स्लोप हमको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट मिलेगा। ये 1 मार्कर में, ये एमसीक्यू में बातें आती हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व, टी कर्व। अब कुछ और छोटी छोटी सी बातें बेस्ड अपॉन दिस अल्फा, बेस्ड अपॉन, सर यस, क्या आप एक और बार रिपीट कर सकते हो कि ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुई? yes, why not, let us consider that the curve is starting from the origin. Okay, मान लेते हैं। यस। तो बेटा इसका क्या मतलब होगा कि when the temperature is 0 the resistivity will be 0, and if the resistivity is 0 then what about resistance? तो वो तो फिर Zero? होगी ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंस 0 हो गया, बट इज हाँ। इट पॉसिबल कि कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर ना करे? नो नो ना, बस No. यही बताया मैंने। ओके, हाँ, थैंक यू। तो अल्फा के ऊपर हमें कुछ और भी बातें करनी हैं। अल्फा के कुछ कंडीशंस हैं, बुलेट नहीं लगाएंगे, नंबर लगाएंगे। नंबर 1, इफ अल्फा इज वेरी लो, यदि मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास एक मटेरियल है जिसका अल्फा यानी कि जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत 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 कम है, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, इसका क्या मतलब होगा कि आप उस मेटल के टेम्परेचर में कितना भी वेरिएशन क्यों ना कर दो, उसकी रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इफ अल्फा इज वेरी लो फॉर अ मटेरियल
इट मीन्स, पहली तो बात अल्फा लो तो स्लोप भी बहुत कम होगा उसका, है ना। जैसे कि हम यहाँ बना देते हैं ऐसे, बस ना के बराबर स्लोप लग रहा है हमको इसका, इसको ए नाम दे दूंगा मैं। इफ अल्फा इज वेरी लो फॉर अ मटेरियल, इट मीन्स there will be only a little change in resistance, even for a large change in temperature। टेम्परेचर में कितना भी ज़्यादा चेंज क्यों ना कर दीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी, उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और बेटा पता है ऐसे मेटल्स, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। Such materials are known as स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। बेटा स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, चाहे कितनी भी देर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लो, चाहे कितनी भी करंट उसमें फ्लो करा लीजिए, चाहे कितना भी टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, फिक्स रहता है, तो हो गया ना स्टैंडर्ड। तो वन मार्कर हमें मिल गया कि फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, टू गेट स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, अल्फा क्या होना चाहिए? बहुत कम कि बहुत ज़्यादा? बहुत कम। इट शुड बी वेरी लो, राइट। सेकंड, if alpha is very high, अल्फा बहुत ज़्यादा है यदि बेटा, तो बताओ क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा कि आप टेम्परेचर हल्का सा ही बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, वेरिएशंस आ जाएंगे। इफ अल्फा इज़ वेरी हाई for a material, it means there will be a large change in its resistance even for a small change इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में हल्का सा चेंज किया नहीं कि रेजिस्टेंस में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। एंड यानी कि ये मटेरियल्स कैसे हैं? ये हीट सेंसिटिव हैं। एंड सच हीट सेंसिटिव materials are known as, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, थर्मिस्टर्स। थर्म वर्ड का मतलब हीट से रिलेटेड होता है, और स्टर कहाँ से ले लिया? रेजिस्टर से। तो थर्मिस्टर मीन्स हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स।
तो इनका अल्फा बहुत ज़्यादा होता है, अल्फा बहुत ज़्यादा होता है मतलब इनका स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। इनका यूज़ क्या होता है फिर, वेयर डू वी यूज़ देम, ये भी पूछ सकते हैं, वो नोट करना है। दे आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनका काम ही टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, तो ऐसी डिवाइसेस में लगने वाले रेजिस्टर्स हम थर्मिस्टर्स की फॉर्म में लेते हैं। दे आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोलिंग एंड वन मोर टाइप ऑफ डिवाइस, टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइस, जैसे कि थर्मोमीटर्स होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स, एंड टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइसेस। तो कितना ज़्यादा डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़े चले जा रहे हैं। परसों से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू किया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चालू हुए थे हम, देखो कहाँ तक आ गए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट का फॉर्मूला बना, करंट के फॉर्मूले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखकर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना, फिर हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, और बस उसी का तो कंक्लूजन है ये सब। वन मोर, नंबर 3, अल्फा का एक और फीचर, ये अल्फा के दो फीचर नहीं सॉरी टाइप्स, ये दो टाइप के अल्फा थे। तीसरा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने देख लिया अल्फा बहुत ज़्यादा हो सकता है, हमने देख लिया अल्फा बहुत कम हो सकता है, लेकिन क्या हमने देखा है अल्फा मे बी नेगेटिव ऑल्सो, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मटेरियल्स का नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव अल्फा क्या सिग्निफाई करेगा, ये बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय घटेगा, उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। अल्फा मे बी नेगेटिव ऑल्सो फॉर द materials whose resistivity decreases या reduces with the increase in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी घटती है। तो कौन महाशय, कौन महानुभाव हैं ऐसे जिनका अल्फा नेगेटिव होता है? फॉर एग्जाम्पल केवल दो ही हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सेल का केमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटती है। एंड दूसरा एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारी 9th यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर्स का अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है बच्चों, याद रखना है हमेशा। Is that becoming clear, very 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 much clear to the girls? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक हमारा फिनिश। I will be showing you 3 types of the materials with the help of their resistivity versus temperature curve। देखो ध्यान से,
इन तीन में से बेटा आपको पहचानना है कि अल्फा किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम और किसका नेगेटिव। पहचानो। बड़ा आसान है। अरे बोलो भाई। नोबडी। सर हम्म इसका स्लोप हमें टेम्परेचर कांस्टेंट देता है, हम्म तो इसका मीन्स जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका अल्फा सबसे ज्यादा होगा। यस, इफ आई नेम एंड इट अल्फा बी, हाँ वो अल्फा सबसे ए ज्यादा है। एंड अल्फा सी। अब बताओ। अ, तो सर यहाँ पे जो हमारा अल्फा बी है वो सबसे ज्यादा रहेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है। तो यस। बी का नाम क्या है? मेटेरियल बी क्या हाँ होगा? क्या वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर होगा या थर्मिस्टर होगा? स्टैंडर्ड रेजिस्टर सर। नो। अच्छा थर्मिस्टर, सॉरी, हाँ अंडरस्टूड। व्हाट कैन यू से अबाउट ए? वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर में आएगा। और ये जो लास्ट वाला है ये सेमीकंडक्टर्स और हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स के इनमें अंदर से कुछ होगा। है। Such type of questions are asked in the exam, so please note it down. क्लियर? यस सर। तो ये हमारा टॉपिक कब जो परसों शुरू हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शुरू हुआ था, वो आज आकर दी एंड हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात करनी है जिसको कहने को यूं कहते हैं कि दिस इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन वो इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि उसके सिलेबस में हुए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। एंड दैट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इसको। पता ही है आपको पहला क्या होता है? सीरीज होगा हम्म एंड दूसरा पैरेलल होगा। उनको कोई पहचान तो देने की जरूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड क्योंकि हम कैपेसिटर में इसको काफी डिटेल में समझ चुके हैं। बस फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। कैपेसिटर्स में सीरीज में क्या बनता था? 1/C1 प्लस 1/C2 वगैरह वगैरह। बट यहां डायरेक्ट एडिशन। सिमिलरली पैरेलल में कैपेसिटर्स डायरेक्टेड होते थे, रेसिस्टर्स में इनवर्स रिलेशन। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वगैरह वगैरह। और बाकी होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में दोनों में चीज़ें मिलती हैं। हमें ढूंढना पड़ता है, स्किल्स अपने यूज़ करने पड़ते हैं सर्च करने के लिए कि कहाँ सीरीज है और कहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, नहीं करना चाहते हो तुम मत करना। ये तो मेन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ नहीं। ओके जी, तो शायद हमारा ये सेल तक से पहले सब कुछ हो गया फिनिश। लेट मी चेक कुछ बचा तो नहीं। रेजिस्टेंस हो गया। कलर कोड हमारे सिलेबस में है नहीं।
वेरिएशन ग्रुपिंग, यस। लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का हमें मिलता है that is electromotive force, मतलब EMF of a cell। तो हम सेल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। जो तो जनरली सेल में क्या होता है, एक डब्बा होता है, डब्बे में एक केमिकल होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि H2SO4 बोलें, है ना, जैसे कि HCl बोलें, एसिड हो या बेस हो, वट एवर, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए जाते हैं, कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, और भी कई तरह के होते हैं, मेन कॉपर या जिंक ही होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी कि इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, कि वन विल एक्वायर पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, अनदर विल एक्वायर नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। तो यदि अब इन दोनों के बीच में मैं कोई बल्ब टाइप का ज्वाइन कर दूं, तो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो ये होता है बेटा सेल। तो इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है सेल में, जैसे कि पहली ही टर्म ऊपर हेडिंग आपको दिख रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF ऑफ अ सेल। तो मार्केट से जो हम सेल खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए ये पेंसिल सेल रिमोट में डलता है, उठा कर देख लो, रिमोट पास में पड़ा होगा टीवी का या AC का और वट, उसको खोलकर, उसका कैबिनेट खोलकर उसमें से सेल निकाल कर देखो, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा उस पर 1.2 वोल्ट। एंड व्हाट इज दैट 1.2 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, 1.5 भी हो सकता है। ये क्या है? ये उसका EMF है। मतलब कि भैया अगर ये सेल इस सर्किट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलाम को घुमाना चाहता है थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन बार बार नहीं, बस एक चक्कर, तो एक कंप्लीट चक्कर देने में सेल को ऑब्वियस सी बात है कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन बाय द सेल टू सेंड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट अ क्लोज सर्किट वंस, वो कहलाता है उस सेल का EMF। लिख लो। It may be defined as the work done by a cell to send a unit positive charge throughout the closed circuit once, एक चक्कर देने में, ये नहीं कि बार बार घुमाते ही चले जाओ। तो कोई सेल कितना वर्क करता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलाम चार्ज को उस क्लोज्ड सर्किट में एक राउंड देने में जो वर्क करता है सेल, दैट इज नोन एज इट्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
या एक और भी डेफिनेशन है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपने ये सेल देखा, मार्केट से लाए हुए तो रिमोट या कहीं से भी निकाल कर ये सेल देखा, तो अभी आपने इसको क्लोज्ड सर्किट में नहीं डाला ना, स्टिल इट इज इन ओपन सर्किट, ये एक ओपन सर्किट में है। तो ओपन सर्किट में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज इट्स ईएमएफ। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, तो वो वाली भी डेफिनेशन लिखनी है। और ईएमएफ ऑफ अ सेल may also be defined as the potential difference between the terminals of a cell in an ओपन सर्किट। बेटा अगर सेल के टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में ईएमएफ को डिफाइन करना हो तो बेटा ध्यान रखना, तो सर्किट कैसा होना चाहिए, ओपन सर्किट। और अगर हमें यही ईएमएफ वर्क डन की फॉर्म में डिफाइन करना है तो सर्किट कैसा होना चाहिए, देन इट इज अ क्लोज सर्किट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि व्हेन इज इट अ क्लोज सर्किट and when is it an open circuit। ठीक है बेटा, इज इट ओके? यस सर। तो बेटा आज यहीं बंद करूंगा मैं, 10 मिनट अर्ली ही क्लास ऑफ करूंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वैसे भी यहाँ तक का भी इसके बाद डेरिवेशन करना है मुझे इसके लिए, और कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल मैं कल शुरू कर दूंगा। आज थोड़ा जल्दी ही साइन ऑफ करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।